सोचिए, एक कंपनी का बिजनेस सिर्फ एक स्टेट में नहीं बल्कि 10 अलग अलग स्टेट्स में है। डीजीजीआई इन्वेस्टिगेशन करती है, एक ही एजुकेटिंग अथॉरिटी पूरे केस का ऑर्डर पास करती है। अब सवाल ये उठता है, अगर डिपार्टमेंट को उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल करनी हो तो अपील करेगा कौन? दिल्ली का कमिश्नर, मुंबई का कमिश्नर, या जिस अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया उसके ज्यूरिसडिक्शन वाला कमिश्नर? और अपील जाएगी किस जी स्टैट बेंच में? यही कंफ्यूजन कई सालों से जीएसटी डिपार्टमेंट के सामने था। अब इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए सीबीआईसी एक नया फ्रेमवर्क लेकर आ रही है। आज हम इसी डेवलपमेंट को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि इसका टैक्स पेयर्स, प्रोफेशनल्स और जीएसटी एडमिनिस्ट्रेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जीएसटी इंडिया का एक डेस्टिनेशन बेस्ड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, लेकिन जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक चैलेंज धीरे धीरे सामने आया। आज बहुत सारी कंपनीज मल्टीपल स्टेट्स में रजिस्टर्ड हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अदानी ग्रुप। इन सबके रजिस्ट्रेशंस अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। अब मान लीजिए डीजीजीआई को किसी फेक आईटीसी रैकेट या सर्कुलर ट्रेडिंग का केस मिलता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि ट्रांजैक्शंस कई स्टेट्स में हुई हैं। इस सिचुएशन में अलग अलग ऑफिसर्स अलग ऑर्डर्स पास नहीं करते, बल्कि एक कॉमन एजुकेटिंग अथॉरिटी पूरे मैटर पर एक ही ऑर्डर पास करती है। यहीं से असली कंफ्यूजन शुरू होता है। कॉमन एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है? क्योंकि बार बार मैं ये टर्म यूज कर रही हूँ तो नेचुरल सी बात है आपके दिमाग में ये टर्म आ रहा होगा कि ये क्या है। तो इस टर्म को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। नॉर्मली हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन बहुत लार्ज स्केल की हो और मल्टीपल स्टेट्स इन्वॉल्व हों, तो गवर्नमेंट कन्वीनियंस के लिए एक अथॉरिटी अपॉइंट करती है। ये अथॉरिटी सब टैक्स पेयर्स के अगेंस्ट एक कंबाइंड एडजुडिक्शन ऑर्डर पास करती है। इससे डुप्लीकेशन कम होता है, टाइम भी बचता है और इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेटेड रहती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब अपील फाइल करनी होती है। तो अपील प्रोसेस में प्रॉब्लम कहाँ थी, इसको देखते हैं। सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 107 फर्स्ट अपील की बात करता है। उसके बाद जी स्टैट के सामने अपील का प्रोविजन सेक्शन 112 में दिया गया है। अब मान लीजिए एपेलेट अथॉरिटी ने एक ऑर्डर पास किया, डिपार्टमेंट उस ऑर्डर से अग्री नहीं करता, तो डिपार्टमेंट अपील करेगा। लेकिन सवाल है, अपील फाइल करेगा कौन? क्योंकि ओरिजिनल ऑर्डर एक कॉमन एजुकेटिंग अथॉरिटी ने पास किया था, लेकिन टैक्स पेयर्स अलग अलग स्टेट्स के थे। इसी वजह से ऑफिसर्स के बीच अनसर्टेनिटी थी। तो एक रियल एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक फेक इनवॉइस केस में दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु सभी स्टेट्स के टैक्स पेयर्स इन्वॉल्व हैं। एक कमिश्नर अहमदाबाद में बैठकर कॉमन ऑर्डर पास करता है। अब झारखंड वाले टैक्स पेयर के अगेंस्ट अपील का डिसीजन कौन लेगा? अहमदाबाद कमिश्नर या रांची कमिश्नर? और अपील किस जी स्टैट बेंच में जाएगी? इसी प्रैक्टिकल कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए सीबीआईसी फ्रेमवर्क बना रहा है। सीबीआईसी अब क्या करने जा रहा है? तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीबीआईसी एक फॉर्मल फ्रेमवर्क प्रिपेयर कर रहा है। इस फ्रेमवर्क का ऑब्जेक्टिव है डिपार्टमेंटल अपील्स को स्ट्रीमलाइन करना, मतलब प्रोसेस क्लियर बनाना। फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग चाहे एडजुडिकेशन सेंट्रलाइज्ड हो, लेकिन अपील का डिसीजन हर टैक्स पेयर के ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर लेंगे। मतलब दिल्ली टैक्स पेयर के लिए दिल्ली कमिश्नर, झारखंड टैक्स पेयर के लिए झारखंड कमिश्नर, महाराष्ट्र टैक्स पेयर के लिए महाराष्ट्र कमिश्नर। और हर अपील उस जी स्टैट बेंच में फाइल होगी जिसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन उस टैक्स पेयर पर अप्लाई करता है। इससे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। इस फ्रेमवर्क में और क्या होगा? आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब एपेलेट अथॉरिटी ऑर्डर पास करेगी तो ऑर्डर जीएसटी पोर्टल पर अपलोड होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी भी भेजी जाएगी, फिजिकल कॉपी भी कंसर्न कमिश्नर को भेजी जाएगी। उसके बाद कॉमन एडजुडिकेशन अथॉरिटी वाला कमिश्नर ऑर्डर एग्जामिन करेगा। अगर जरूरत हुई तो डीजीजीआई से कमेंट्स लिए जाएंगे। उसके बाद रिकमेंडेशन ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर को भेजी जाएगी और फाइनल अपील का डिसीजन वही कमिश्नर लेंगे। यानी प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे पहला बेनिफिट ज्यूरिसडिक्शन क्लैरिटी। अब किसी ऑफिसर को कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा बेनिफिट, अपील फाइलिंग फास्टर होगी। तीसरा, लिटिगेशन डिले कम होगा। चौथा, टैक्स पेयर्स को अननेसेसरी प्रोसीजरल डिस्प्यूट्स फेस नहीं करने पड़ेंगे।
पांचवा, डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर्स दोनों का टाइम बचेगा। थोड़ा सा एकेडमिक पर्सपेक्टिव भी देख लें। अगर इस डेवलपमेंट को पब्लिक फाइनेंस और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का एग्जाम्पल है। एक एफिशिएंट टैक्स सिस्टम सिर्फ टैक्स कलेक्ट नहीं करता, वो टैक्स पेयर्स को प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस भी प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक और OECD दोनों ही टैक्स सर्टेनिटी को बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंट इंडिकेटर मानते हैं। अगर एपेलेट प्रोसेस क्लियर होगा तो कंप्लायंस इंप्रूव होगी, डिस्प्यूट्स कम होंगे और वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस भी इंक्रीज होगी। अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर, CA, CMA, CS या टैक्स कंसल्टेंट हैं, तो ये डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर में मल्टी स्टेट लिटिगेशन हैंडल करना कंपैरेटिवली इजी हो सकता है, अपील फाइलिंग प्रोसेस स्टैंडर्डाइज होगी, ज्यूरिसडिक्शन डिस्प्यूट्स कम होंगे और प्रोसीजरल सर्टेनिटी बढ़ेगी। तो जीएसटी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ टैक्स कलेक्शन नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है सिंपल, ट्रांसपेरेंट, प्रेडिक्टेबल और एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करना। सीबीआईसी का प्रपोज फ्रेमवर्क इसी डायरेक्शन में एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर ये फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट होता है तो मल्टी स्टेट जीएसटी डिस्प्यूट्स को हैंडल करना डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर्स दोनों के लिए काफी आसान हो जाएगा। और ये एक बार फिर दिखाता है कि जीएसटी सिस्टम सिर्फ टैक्स रेट्स में ही नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के थ्रू भी कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।